हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध एंड तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जैसा कि आप सबने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो का वीडियो देखा ही होगा, उसमें हैदर अली की जीत हुई थी और अंग्रेज बुरी तरीके से पराजित हुए थे। तो आज हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करते हैं। उसमें पहले हम कारण देखेंगे कि ये युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर उसके परिणाम की चर्चा करेंगे। तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 और 1784 के बीच में हुआ। और इसका कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी क्षेत्र माहे पर आक्रमण। अंग्रेजों ने एक फ्रांस का रीजन था माहे, उस पर उन्होंने हमला कर दिया, जबकि हैदर अली उस क्षेत्र को अपना संरक्षित क्षेत्र मानता था। एक रीजन हो गया। दूसरा, गुंटूर पर विजय के लिए ब्रिटिश सेना द्वारा हैदर अली की अनुमति बिना प्रवेश पर हैदर का विरोध। कोई गुंटूर अभियान में अंग्रेजों ने हैदर अली के क्षेत्र से अपने सेना का संचालन किया, वो भी हैदर अली के अनुमति के बिना। जैसे मान लो कोई आपके घर में आपके अनुमति के बिना रहने लग जाए या आना जाना करने लग जाए, सेम वही सिचुएशन हैदर अली के क्षेत्र से हैदर अली की अनुमति के बिना ब्रिटिश सेना का संचालन, जिसका हैदर अली ने विरोध किया। और 1780 में अकाट पर हैदर का संयुक्त हमला, आपने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में देखा होगा। निज़ाम मराठे को हैदर ने अपने पक्ष में कर लिया था और अकाट पर हमला करके, जो कि अंग्रेजों का क्षेत्र था, उसे जीत लिया था। ये हो गए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण। अब हम परिणाम देखते हैं, परिणाम क्या हुआ। 1781 तक पोर्टोनोवो, सोलिंगपुर तथा पोलीलूर ये स्थान अंग्रेज के थे। पोर्टोनोवो, सोलिंगपुर तथा पोलीलूर ये अंग्रेज के क्षेत्र थे, जिनको हैदर अली द्वारा जीत लिया गया। अंग्रेज पराजित हो गए। एक परिणाम ये हुआ। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और अब उसका उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान, जो कि एक वो भी योग्य शासक था तथा बहुत हिम्मत वाला, महत्वाकांक्षी और आधुनिक विचारधाराओं से ओतप्रोत था। अब कमान टीपू के हाथ में आ गई। टीपू ने भी फिर कमान संभाला और अंग्रेजों के साथ युद्ध में सफलता पाई। अब सफलता पाने का मतलब ये नहीं कि वो अंग्रेजों से जिस प्रकार हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था उसने भी किया, नहीं। सफलता प्राप्त करने का केवल इतना महत्व है कि इसमें टीपू को किसी तरीके का हर्जाना नहीं देना पड़ा। और उसके बाद टीपू और कंपनी, टीपू सुल्तान और कंपनी के बीच 1784 में मंगलोर की संधि हो गई, जिसमें दोनों पक्ष लगभग बराबर पे थे और थोड़ा टीपू सुल्तान हल्का फुल्का आगे होगा, लेकिन इसमें किसी तरीके का दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को हर्जाना नहीं दिया। ये युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यहीं समाप्त होता। अब आते हैं हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का रीजन, सबसे पहला रीजन टीपू द्वारा त्रावणकोर पर हमला, जो कि ब्रिटिश का संरक्षित क्षेत्र था। टीपू ने त्रावणकोर पर हमला कर दिया। अब टीपू ने हमला क्यों किया? क्योंकि त्रावणकोर के जो राजा थे उन्होंने दो क्षेत्र अपना डच कंपनी को दे दिया, और वो दो क्षेत्र थे जैकोट और क्रेगानूर। ये दोनों क्षेत्र डच कंपनी को त्रावणकोर के राजा ने दे दिया, जबकि इन क्षेत्रों पर टीपू सुल्तान इन क्षेत्रों को अपना संरक्षित क्षेत्र मानता था तथा इस पर अधिकार था उसका कुछ हद तक। दूसरा रीजन
टीपू द्वारा अपने दूत को फ्रांस तथा तुर्की भेजना सैन्य सहायता के लिए, जो कि उस वक्त के जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनको ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। वो बिल्कुल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे कि टीपू की फ्रांस या तुर्की से किसी प्रकार की दोस्ती हो या टीपू उनसे किसी तरीके का संबंध रखे और मेन रूप से सैनिक साजो सामान जो टीपू मंगा रहा था वहाँ से। हालांकि ज़्यादा टीपू को इस चीज़ में सफलता नहीं मिली, लेकिन जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो जरा सा भी इस चीज़ को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने निज़ाम मराठों को इकट्ठा किया और त्रावणकोर के पक्ष में, त्रावणकोर के समर्थन में आकर टीपू सुल्तान का जो क्षेत्र था मैसूर, उस पर हमला किया। त्रावणकोर का पक्ष लेते हुए निज़ाम तथा मराठों से मिलकर टीपू सुल्तान का जो क्षेत्र था मैसूर, उस पर हमला हुआ। मैसूर के विरुद्ध इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। अब इस युद्ध का ये कारण रहा, पहला कारण हमने देखा, त्रावणकोर के राजा द्वारा 2 क्षेत्र डच कंपनी को दे दिया गया, जो कि टीपू अपना संरक्षित क्षेत्र मानता था। दूसरा कारण, टीपू फ्रांस तथा तुर्की में अपने दूत भेजकर सैनिक साजो सामान की सहायता प्राप्त करना चाहता था। और तीसरा कारण हुआ ब्रिटिश कंपनी, जो कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर रही थी और उसने निज़ाम मराठा को त्रावणकोर के समर्थन में इकट्ठा करके मैसूर के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। अब इसका परिणाम क्या निकलता है? इसका परिणाम टीपू पराजय तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि। टीपू सुल्तान इसमें लगभग पराजित हो जाते हैं, वो पराजित हो जाते हैं और फिर एक श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ये बहुत ही दयनीय दुखद संधि थी टीपू सुल्तान के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें आधा क्षेत्र जो टीपू सुल्तान का पूरा राज्य था उसमें से आधा क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा और हर्जाने के रूप में 3 करोड़ की राशि, उस वक्त के लिए 3 करोड़ आज के हिसाब से 3 अरब से भी ऊपर होगा। तो आधा राज्य, एक तो आधा राज्य गया टीपू सुल्तान का, दूसरा 3 करोड़ रुपए की राशि भी देनी पड़ी। और हद तो पार जब हो गई, अगर टीपू ने ये दोनों चीज की पूर्ति नहीं की तो उसके 2 बेटे को रख लिया गया। गिरवी, उसके 2 बेटे को गिरवी रख लिया गया। जब तक टीपू ये दोनों चीज़ों की पूर्ति अंग्रेजों को नहीं करेंगे तब तक उनके बेटे गिरवी रहेंगे कंपनी के पास। और फिर ये दूसरा परिणाम। तीसरा परिणाम, जो कि अंग्रेज लोग जिसके लिए शुरुआत से ही प्रथम, द्वितीय, तृतीय जितने भी युद्ध आंग्ल मैसूर के युद्ध हुए वो लगभग मालाबार क्षेत्र पर कब्जा करने को, जो कि इस युद्ध में अंग्रेजों को मिल ही गया। अब मसाला उत्पादित मालाबार क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। तो दोस्तों ये परिणाम हुआ। तो इस पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक वक्तव्य दिया था कि हमने अपने दुश्मन को भी पराजित कर दिया और अपने जो साथी राज्य थे उनको भी ज़्यादा ताकतवर होने नहीं दिया। इसका मतलब मराठा इनके साथ में थे और निजाम, इनको भी ज़्यादा पावरफुल बनने नहीं दिया। इनको भी किसी न किसी तरीके से, क्योंकि ये लोग मेन जो एरिया था मालाबार तट, जहाँ से सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन होता था, वो इन्होंने अपने अंडर में कर लिया। जो बिल्कुल यूजलेस क्षेत्र थे, जो टीपू सुल्तान ने आधे राज्य दिए थे, उनमें से कुछ राज्य इन दोनों राज्यों को भी मिला, निज़ाम को और मराठों को, लेकिन वो उतना यूजफुल नहीं थे जितना कि मालाबार क्षेत्र। तो इस प्रकार तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई और ब्रिटिश विजय हुए। अगला टॉपिक होगा इसी का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध।
वो हम अगली क्लास में करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी सजेस्ट करिए कोई टॉपिक हिस्ट्री का, तो मैं उस पर इसी तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट आपको डिफाइन करता चला जाऊं। इसमें आपको एग्ज़ाम में लिखने में बहुत सहायता मिलेगी, जैसे पॉइंट बना के, वरना डिटेल में लिखेंगे तो इतना स्पेस नहीं है, इसीलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट ही लिखता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।